हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड वो मैं सारे कंप्लीट करा चुका हूं। इस सेशन में अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? आपको मैंने बता दिया कि कभी भी किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना है तो क्या क्या कंसेप्ट हमें लगाने पड़ते हैं। वो सारे कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूँ पूरे डिटेल में। अब पिछले सेशन जाके कंप्लीट कर लीजिएगा, ढंग से उनके नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपको ये वाले सेशंस बहुत ईजी लगेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा, बताऊंगा कितने तरीके की रिएक्शन होती है और कैसे किस रिएक्शन में मैकेनिज्म कंप्लीट तरीके से चलाई जाती है। बहुत सिंपल है, मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। क्लियर है? तो बेटा 4 तरीके की आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा बेसिकली मैं। कौन कौन सी? दैट इज सबसे पहली मेरी फेवरेट, आपकी भी होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस की। थर्ड हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की। और लास्ट में बात चलेगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। तो ये बेसिक सी 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ाऊंगा। किस रिएक्शन में क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म चलता है, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, XYZ जितना भी डिटेल होगा वो सारी मैं आपको इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सिखाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा पसंद आए, ठीक है। तो मैं सबसे पहली टाइप की रिएक्शन की बात करने जा रहा हूं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? तो बचपन में वैसे आपने सुने होंगे इस टाइप की रिएक्शंस के बारे में, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में एक तरीके का रिप्लेसमेंट होता है, एक चीज हटती है उसकी जगह दूसरी चीज आके बैठ जाती है। जैसे सपोज करो कोई एक मेरे पास रिएक्शन है, ए बी कोई कंपाउंड है, इसको मैंने रिएक्ट कराया सी के साथ, है ना, और ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ए में से बी हट जाएगा और सी लग जाएगा और बी अलग निकल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करा दिया मैंने, बी की जगह को सी से रिप्लेस करा दिया, सब्स्टिट्यूट करा दिया। क्या करा दिया? सब्स्टिट्यूट करा दिया। तो एक एटम हटाया, दूसरा एटम उसकी जगह बिठा दिया। क्लियर है? तो ऐसी टाइप की जो भी रिएक्शंस होंगी वो सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो देखिएगा, चले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। इन दिस रिएक्शन already present atom is replaced by another atom without any change in molecular structure। मॉलिक्यूलर का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूले में चेंज आएगा, स्ट्रक्चर नहीं बदलता, उसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कांस्टेंट रहती है, स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंजेस नहीं लाते, केवल एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं। किसमें? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक एटम जो पहले से प्रेजेंट है उसको हटाया जाता है, उसकी जगह कोई नया एटम रख दिया जाता है। तो ऐसी टाइप की रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं सीधी भाषा में, ठीक है ना। जैसे अभी दिखाया, ए बी कंपाउंड था, सी के साथ रिएक्ट किया, ए सी बन गया और बी अलग निकल गया। तो बी की जगह किसने? सी ने ले ली। एग्जाम्पल देखें, मीथेन है CH4, Cl2 के साथ रिएक्ट किया, बन गया मिथाइल क्लोराइड और HCl इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब क्या हुआ होगा? तो देखो बेसिक सी, मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बहुत सिंपल केस दिखा रहा हूं। ये कौन है? मीथेन है, Cl2 के साथ रिएक्ट किया। किसके साथ? Cl2 के साथ। कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर Cl आके बैठ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। तो स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आया, केवल फॉर्मूला बदला है। H हट के क्या बैठ गया? Cl, और इसका H जाएगा किसके साथ? इसके दूसरे Cl के साथ। तो इस तरीके की रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में ये काम हो गया। सिंपल केस है ना। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी प्रेजेंट एटम हटाया, उसकी जगह एक नया एटम बिठा दिया। तो ऑलरेडी प्रेजेंट एटम ये रहा, हटाया, इसकी जगह एक नया एटम हमने लाके बिठा दिया, दैट्स इट। तो कैसी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सिंपल केस, जो ऑलरेडी प्रेजेंट एटम है उसे रिप्लेस कराया जाता है किसी नए एटम के द्वारा, बिना उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बदले। फॉर्मूला बदलेगा, एटम चेंज होंगे तो फॉर्मूला तो बदलेगा, बट उसका जो देखने का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता, दैट्स इट। इतनी सी बात है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? अब ये भी बच्चों 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की? 3 तरीके की। कौन कौन सी? तीनों नाम लिख दिया मैंने। पहला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और तीसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं वो समझेंगे एक एक करके। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसमें फ्री रेडिकल काम करेगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल काम करेंगे, इसमें न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे। क्लियर है? तो 3 तरीके होगा, तीनों में ही सब्स्टिट्यूशन होगा। वही कंसेप्ट, पुराना एटम हटेगा, उसकी जगह नया एटम आके बैठ जाएगा। बट इसके केस में कैसे मैकेनिज्म चलेगी, इसमें क्या चलेगी, इसमें क्या चलेगी, ये देखेंगे एक एक करके।
क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात करने जाऊंगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक की एंड देन न्यूक्लियोफिलिक, और सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक वाला इसमें, क्योंकि इजीली समझ में नहीं आता है बच्चों को, बट टेंशन मत लेना, ध्यान से बताऊंगा, बहुत एक एक पॉइंट बताऊंगा सिंपल करके। क्लियर है? चले, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन में कौन सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। अब ये है क्या, इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन है, बेसिक कोई फर्क नहीं है, बस यहां पर जो एटम एक्सचेंज होंगे, जो एटम बदलेंगे, वो फ्री रेडिकल वाली कंडीशन बना के चेंजेस होते हैं। तो वो लिखा है रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन अकर्स बाय द अटैक ऑफ फ्री रेडिकल। जिस रिएक्शन में, ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल अटैक करके सब्स्टिट्यूशन कराए, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। होगा सब्स्टिट्यूशन ही, पर किसकी मदद से, फ्री रेडिकल के अटैक की मदद से। जैसे कि एग्जांपल वही मीथेन प्लस Cl2 फॉर्म CH3Cl प्लस HCl लाइट की प्रेजेंस में। अब इसको देख के कैसे बता पाओगे आप, एग्जांपल है, याद करना पड़ेगा। क्लियर है? बट मैकेनिज्म जब हम देखते हैं इस रिएक्शन की, तब पता लगता है कि कैसी सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर बस केवल आपको सब्स्टिट्यूशन पता लग पाएगा, मैकेनिज्म जब आप देखोगे ना इस रिएक्शन की, तब आप बता पाओगे कि ये फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है। क्लियर है? तो मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, 3 स्टेप में चलती है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। एक होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। क्लियर है? उसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को देख के ही हम बता पाते हैं कि क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर है? देखिएगा इसकी मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, कौन सी, CH4 प्लस Cl2 फॉर्म CH3Cl प्लस HCl। तो सबसे पहला क्या होता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, इस रिएक्टेंट का जो ये क्लोरीन है उसका डिसोसिएशन होता है। क्या होता है बेटा, उसका डिसोसिएशन होता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इनिशिएशन वाले स्टेप में क्या होता है, जो Cl2 मॉलिक्यूल है वो लाइट की प्रेजेंस में दो क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूट जाता है। तो कैसे टूटेगा, बिकॉज ऑफ होमोलिसिस। क्लियर है? हाँ या ना, या सिमेट्रिक बॉन्ड क्लीवेज, या फिर सिमेट्रिक बॉन्ड क्लीवेज की मदद से टूटेगा। बता चुका हूं बॉन्ड क्लीवेज, तो आ गया ना मैकेनिज्म में बॉन्ड क्लीवेज का यूज, बताया है यार। किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए 3 एस्पेक्ट आपको आने चाहिए। सबसे पहला कि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है वो पता होना चाहिए, या किस किस तरीके से होता है, कैसे होता है वो पता होना चाहिए। दूसरा बॉन्ड क्लीवेज पता होनी चाहिए, जो कि मैंने भी दिखाया। और लास्ट रिएजेंट का नेचर पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? हाँ या ना, या फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर जो क्लोरीन बनेगा वो फ्री रेडिकल बनेगा। क्यों, ऐसा कैसे हुआ? कुछ नहीं, बहुत सिंपल, Cl सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, बिल्कुल बीचों बीच से तोड़ा, तो इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास, इसका ये इलेक्ट्रॉन अपने पास, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो 2 Cl फ्री रेडिकल बन जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या, इनिशिएशन। हाँ या ना, क्या है, इनिशिएशन। और इनिशिएशन में हमारा क्या बन के आ रहा है, फ्री रेडिकल। क्या बन के आ रहा है, फ्री रेडिकल। अब प्रोपोगेशन सुनना। तो अब भाई मैकेनिज्म समझ गए होगे क्यों बोल रहा हूं मैं फ्री रेडिकल, क्योंकि इनिशिएशन स्टेप में क्या बनना है, फ्री रेडिकल, और पूरी रिएक्शन में यही फ्री रेडिकल काम करते हैं। और फ्री रेडिकल काम मतलब अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बता चुका हूं रिएक्टेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट। तो यहाँ पर ये है रिएजेंट, और सबस्ट्रेट कौन है, मीथेन है सबस्ट्रेट, क्योंकि ये रिएजेंट जाके इस मीथेन के ऊपर काम करेगा, ये रिएजेंट जाके इस मीथेन के ऊपर काम करेगा और ये प्रोडक्ट बना के देगा आपको। क्लियर है? और रिएजेंट वो होता है जो अटैक करेगा। तो अभी ऊपर आपको इस रिएक्शन के बारे में लिखा, ये वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कब होंगी, जब एक फ्री रेडिकल अटैक करेगा। तो फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली वो कौन होगा, रिएजेंट होगा। रिएक्टेंट के 2 पार्ट, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, बार बार बोल रहा हूं। तो यहाँ पर जो रिएजेंट है वो कौन है, फ्री रेडिकल है, इसीलिए रिएक्शन को हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है। अब किसकी मदद से हो रहा है, फ्री रेडिकल की मदद से हो रहा है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, फ्री रेडिकल बनाए। कैसे बनाए, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या होमोलिसिस से। दूसरा स्टेप प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन में क्या होता है, यहाँ पर तो बस केवल Cl फ्री रेडिकल बनाए। प्रोपोगेशन में क्या होगा ना, ये फ्री रेडिकल और नए नए फ्री रेडिकल प्रिपेयर करके दे देते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे ये रहा, जैसे मीथेन है और इसका क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ आया, तो जैसे ये इसके पास आएगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, क्लोरीन तो लग जाएगा मीथेन के साथ, आई मीन इस मीथेन में से ऐसा मान लो हाइड्रोजन निकला। क्या निकला, हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन करके दिखाते रहा हूं कि कैसे बना होगा ये। जैसे सपोज करो ये कौन है मेरे पास, मीथेन है।
हाँ है ना, कौन है, मीथेन है। इसके पास कौन आया, क्लोरीन फ्री रेडिकल आया। तो उसमें क्या किया, ये हाइड्रोजन निकल गया, यहां से हुई होमोलिसिस वाली क्लीवेज, वापस से हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इस कार्बन पे अपना इलेक्ट्रॉन रह गया। क्लियर है। तो जैसे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे भी अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आके चिपक जाएंगे। और जैसे ही ये काम होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, देख जरा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये और ये बन गया HCl। क्लियर है। आ गया CH3 फ्री रेडिकल। क्या हुआ, एक पुराने फ्री रेडिकल ने नया फ्री रेडिकल जनरेट करके दे दिया। कैसे, इसमें क्लीवेज करा दी, इसमें क्लीवेज करा दी। कैसी, होमोलिसिस वाली, होमोलिसिस वाली। तो प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, जो पुराने फ्री रेडिकल्स हैं वो खत्म होते जाते हैं और नए नए फ्री रेडिकल्स डेवलप होते चले जाते हैं, जैसे कि ऐसे हुआ। क्लियर है। हाँ यार, तो सिंपल केस है, देखिएगा आगे, देखिएगा, एक सेकेंड रुकना, इसको हटा दूं मैं, फिर समझ में आएगा। और बाकी के प्रोपोगेशन में क्या कैसे कैसे फ्री रेडिकल बनते हैं, तो बेसिक से जो मेजर फ्री रेडिकल बनते हैं वो भी बता रहा हूँ। जैसे कि मीथेन के साथ क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल और HCl निकल जाता है। क्लियर है। इसी तरीके से मिथाइल फ्री रेडिकल बना और वो Cl2 भी होगा डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं है सारे की सारे Cl2 फ्री रेडिकल बना रखे होंगे, कुछ बचे भी होंगे। तो वही मिथाइल फ्री रेडिकल जो बनता है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करके CH3Cl बना लेता है और Cl फ्री रेडिकल और जनरेट हो जाते हैं। तो कितने तरीके के फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो प्रोपोगेशन स्टेप में कुछ नहीं, एक पुराना फ्री रेडिकल खत्म हो जाएगा और नया फ्री रेडिकल जन्म ले लेगा, जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से एक पुराना फ्री रेडिकल खत्म हो जाएगा, एक नया फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो इनिशिएशन स्टेप में तो फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, एक पुराना फ्री रेडिकल नए फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। क्लियर है। यहाँ पे ये नहीं है एक फ्री रेडिकल दूसरा नया बना रहा है, ऐसा नहीं, यहाँ पे बन रहे हैं स्टार्टिंग के फ्री रेडिकल। यहाँ पर क्या है, एक पहले से बना हुआ फ्री रेडिकल दूसरे नए फ्री रेडिकल को जनरेट करके दे रहा है हमें। तो प्रोपोगेशन स्टेप वो स्टेप है इस रिएक्शन की जहां पर नए नए फ्री रेडिकल जनरेट होते चले जाते हैं। फिर लास्ट आता है कौन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब रिएक्शन को खत्म करना है। अब रिएक्शन को खत्म करना है तो रिएक्शन में जितने भी फ्री रेडिकल बने होंगे, जितने भी तरीके के फ्री रेडिकल बने होंगे, वो आपस में रिएक्ट करके कंप्लीट मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे कि अब आपको 3 तरीके के दिखाए मैंने, ठीक है ना, 2 ही तरीके के मान लो, छोड़ो 3 छोड़ो। कौन कौन से, एक तो Cl फ्री रेडिकल मिले आपको और एक CH3 फ्री रेडिकल मिले। तो अब ये सारे फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना के बैठ जाएंगे शांति से। तो जैसे Cl है तो Cl दूसरे Cl से भी रिएक्ट करके Cl2 भी बना सकता है। इसी तरीके से CH3 के साथ रिएक्ट करके ईथेन भी बना सकता है। और इसी तरीके से एक CH3 फ्री रेडिकल Cl के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है, बना सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट वाली पॉसिबिलिटी ये होती है, ज्यादातर फ्री रेडिकल CH3 और के Cl के रिएक्ट करते हैं और मिथाइल क्लोराइड बनाते हैं। ये बनता है, ये भी बनता है, ये तो यूज अप हो जाएगा, पर ये बनता है, ये माइनर, बहुत ना के बराबर अमाउंट में, बहुत ना के बराबर, क्योंकि उस मिक्सचर में CH3 फ्री रेडिकल भी होंगे और Cl फ्री रेडिकल होंगे। तो ये दोनों ज्यादा रिएक्ट करना चाहेंगे, ये जल्दी पकड़ लेगा Cl फ्री रेडिकल को, ना कि ये होगा, मना नहीं कर रहा हूं, पर माइनर अमाउंट में होगा। मेजर अमाउंट में हमें यही रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेजर बनता है, ये प्रोडक्ट मेजर बनता है। और मेरे ख्याल से पूरी रिएक्शन में ऊपर से नीचे तक केवल फ्री रेडिकल आए हैं। तो डेफिनेटली ये कैसी सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस रिएक्शन को कराने में किसने अटैक किया है, फ्री रेडिकल ने अटैक किया है। रिएक्शन क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, किसकी मदद से हो रही है, फ्री रेडिकल की मदद से हो रही है, दैट्स इट। तो क्या रिएक्शन को नाम देंगे आप, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट्स इट, कुछ नहीं है, सिंपल केस है। क्लियर है। बहुत फेमस एग्जांपल है, इसी को याद करके रख ले, बहुत फेमस एग्जांपल है, इसी को ही याद करके रख लीजिए। क्लियर है या नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन की सबसे पहली टाइप दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। चले आगे, अगली सुनिएगा। अब दूसरे टाइप की सब्स्टिट्यूशन सुनना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR कहते हैं शॉर्ट में से। और मेरे ख्याल से मैं पढ़ा चुका हूं, जब मैं आपको बेंजीन वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने बोला था ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है बेंजीन के लिए। जब आपको M इफेक्ट वगैरह के एप्लीकेशंस बताए थे मैंने, तो वहां पे आपको स्पेशली मेंशन किया था, मैंने बोला था ये वो रिएक्शन है जो बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मानी जाती है। क्लियर है। तो ESR वाली रिएक्शन की बात करूंगा। तो अब यहाँ पे समझना क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये किसके द्वारा कंप्लीट करी गई होगी या किसकी वजह से आई होगी, बिकॉज ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पीछे वाली फ्री रेडिकल क्यों बोली थी, वहां पे फ्री रेडिकल अटैक कर रहे थे,
इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए, तो वही लिखा है रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन अकर बाय अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की वजह से होती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। एग्जाम्पल सबसे फेमस नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, एग्जाम्पल देखिएगा समझ में आएगा, ठीक है ना। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो इसमें क्या है, एक बेंजीन है, HNO3 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, 80 डिग्री सेल्सियस है। तो अब ये रिएक्टेंट के दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, बेंजीन और HNO3। ये होगा हमारा कौन, रिएजेंट, ठीक है, और ये कौन होगा हमारा सबस्ट्रेट, क्योंकि ये इसके ऊपर अटैक करेगा तब प्रोडक्ट बनेगा, और ये क्या देगा आपको, इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा, क्योंकि लिखा हुआ है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिएजेंट कौन है, ये, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल जाके इस सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, तब जाके हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। क्यों सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बिल्कुल देखो बेंजीन है, H को हटाया, NO2 को बिठा दिया, हाँ या ना, H को हटाया, NO2 को बिठा दिया। अगर आप इस रिएक्शन को याद रखने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, याद करने का बहुत आसान तरीका, देखो कुछ नहीं करा मैंने, ध्यान से देखना, बहुत आसानी से याद हो जाती है वाली रिएक्शन। कैसे हुआ, बेंजीन बनाया, HNO2 HNO3 बनाया, देख क्या किया, समझिए मेरी बात को, क्या निकल गया, वाटर, NO2 को यहाँ चिपका देना, कुछ नहीं करना आपको, वाटर हटाना है, NO2 को लगाना है। क्लियर है। तो वाटर क्या लेके गया, हाइड्रोजन लेके गया बेंजीन का, और कंसंट्रेटेड HNO3 है ये, और इसने क्या लगा दिया यहाँ पर, NO2, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, नाइट्रो ग्रुप लग गया। तो रिएक्शन का नाम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है। क्या है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है। तो सिंपल बेसिक सी कंडीशन, बेंजीन को कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो बेंजीन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोबेंजीन। बहुत सिंपल है, मैकेनिज्म देखिएगा समझ में आएगा। क्लियर है। मैकेनिज्म में सबसे पहला मेरे को मेन बात क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पता लगे, क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम होता है इस कंसंट्रेटेड HNO3 का और इस कंसंट्रेटेड H2SO4 का। तो क्या होता है यहाँ पे सुनना जरा, ये कंसंट्रेटेड HNO3 जो है वो ब्रॉन्स्टेड बेस का काम करता है और ये H2SO4 एक ब्रॉन्स्टेड एसिड का काम करता है। ब्रॉन्स्टेड बेस वो होते हैं बेटा जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं और ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होते हैं जो H+ को रिमूव करते हैं, डोनेट करते हैं। तो H2SO4 अपने H+ को डोनेट करता है, किसको, इस HNO3 को, किसको, इस HNO3। इस पे क्या है, लोन पेयर है, ये H+ निकालेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डेफिनेटली आराम से जोड़ लेगा। ये ऑक्सीजन पे कौन बैठा है, लोन पेयर है। जब यहाँ से H+ आएगा वो गरीब होगा भाई, तो ये ऑक्सीजन उस H+ को अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से ज्वाइन कर लेता है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 H+ लूज करके HNO3 को देता है और HNO3 उस H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो डेफिनेटली H2SO4 will act as Bronsted acid and HNO3 will act as Bronsted base। मैकेनिज्म है भाई, इलेक्ट्रोफाइल बना के दे रहा हूं आपको। तो H+ निकल के आया, यहाँ पे जोड़ा, जैसे यहाँ पे जोड़ा तो कुछ ये कंपाउंड बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव NO2, डेफिनेटली H+ आएगा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये इस तरीके से एक कंपाउंड बन जाएगा, इस तरीके का एक कंपाउंड बन जाएगा, दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये H2O की तरह दिखने लगेगा, बहुत बेसिक सी बात, ठीक है। और बचेगा क्या, ये HSO4 नेगेटिव, क्योंकि इसी ने तो डोनेट किया, उसको तो जरूरत ही नहीं, हमें इसको देखना है। अब जरा गौर से देखो, क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रह सकता है, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, तो बहुत जल्दी ये मॉलिक्यूल वाटर को रिमूव कर देगा, H2O को, और H2O इस प्रकार से रिमूव होगा कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। क्या, H2O इस हिसाब से रिमूव होगा स्ट्रक्चर में से कि इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन अपने साथ खींच के ले जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ खींच के ले जाएगा, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बॉन्ड के तो डेफिनेटली N के ऊपर कैसा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव, और ये कंपाउंड NO2 पॉजिटिव रह जाता है। क्या रह जाता है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर क्या बचेगा, NO2 पॉजिटिव। इसे कहते हैं हम नाइट्रोनियम आयन, क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। और यही हमारे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। किसका काम करता है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रोफाइल को, किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। क्लियर है, हाँ या ना। यही नाइट्रोनियम आयन जो है, यही है हमारा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। यही अटैक करेगा उस बेंजीन के ऊपर,
इसी का अटैक देखा जाएगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया है, हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया। कैसे किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 को और कंसंट्रेटेड HNO3 को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। जैसे ही मैंने इन दोनों को रिएक्ट कराया, हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोनियम आयन। ये पूरा प्रोसीजर है उसको बनाने का। ये पहले रिएक्ट करे, पहले इसमें कन्वर्ट हुआ जो कि अनस्टेबल होगा, बहुत जल्दी वाटर रिमूव होगा, NO2 पॉजिटिव बन के आ जाएगा, दैट्स इट। जो कि क्या है, नाइट्रोनियम आयन है, जो हमारा इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। सीधा सीधा फंडा है, ठीक है। अब काम करेगा भाई। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक भी तो करवाओ, और आपको मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सिखा चुका हूं बेंजीन के ऊपर। तो कुछ नहीं, बहुत बेसिक सी चीज। ये है कौन, बेंजीन है, C6H6, सब हाइड्रोजन बना नहीं रहा हूं मैं, एक दिखा दे जो मैं हटा रहा हूं। बहुत सिंपल सा काम होगा, क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होगा। तो क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड किया जंप इधर, क्लियर है। जैसे ये डबल बॉन्ड यहां जंप करेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखना। इसमें बना नहीं रखा है वो मैंने, वैसे समझ जाते हैं बच्चे, बट मैं बता दे रहा हूं, देखना जरा थोड़ा ध्यान से। जैसे ये डबल बॉन्ड जंप करेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा आपके पास। ये बना दूं मैं H, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। देख लेना, डबल बॉन्ड इधर जंप किया तो यहां इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब हमारा कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे या इसमें, मेरे ख्याल से इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या ये नेगेटिव चार्ज दिखेगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या ज्वाइन हो जाएगा, NO2 ज्वाइन हो जाएगा। क्या ज्वाइन हो जाएगा बच्चा पार्टी, H तो है ही, यहाँ पर आके कौन बैठ जाएगा, NO2, और ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज दिखेगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज हमें एज इट इज दिखेगा। देख ये बना रखा है, ये और ये देख सेम है, हाँ या ना। तो कैसे हुआ, इलेक्ट्रोमैरिक चेंज हुआ। इसे क्या इलेक्ट्रोमैरिक चेंज कहते हैं, किसकी डिमांड पर हुआ, रिएजेंट की डिमांड पर हुआ। भाई ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं मैंने, उन सबको यूज करके ही मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नया नहीं जोड़ रहा मैं। अगर आपने पिछले सेशंस ढंग से गौर से सुने हैं तो डेफिनेटली आएगा ये समझ में। क्या कराया मैंने, रिएजेंट की डिमांड पर इलेक्ट्रोमैरिक चेंज, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हुआ। नेगेटिव क्रिएट होने के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल उस नेगेटिव सेंटर पर अटैक किया और ये बन गया, क्लियर है, हाँ या ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब कंप्लीट करना है, सब्स्टिट्यूट कराना है, ऐड नहीं कराना। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये कंडीशन आएगी बनके, ये कंपाउंड अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को खो देगा। भाई यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और 3 है, ऑल्टरनेट है, रेजोनेंस लग रही है, एरोमेटिक कैरेक्टर है। बट जैसे ये कंडीशन आई थी, यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया, तो हमें वापस से एरोमेटिक कैरेक्टर को रिस्टोर करना है। तो क्या करेंगे, हम इस H को H+ की फॉर्म में निकाल देंगे। तो जब ये H जाएगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के ऊपर रह जाते हैं, मतलब H जब जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड है किसके बीच में बना हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, बट हम क्या रिमूव कर रहे हैं, H+ को। तो ये बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसी कार्बन के ऊपर रह जाते हैं और H+ रिमूव हो जाता है। और जैसे ये काम होगा तो इस कार्बन पे जैसे ये H+ छोड़ के जाएगा तो इस कार्बन पे क्या डेवलप हो जाता है, वापस से नेगेटिव चार्ज। क्या डेवलप हो जाता है, वापस से नेगेटिव चार्ज। और जैसे ये कंडीशन आई, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचेंगे आपको, ठीक है ना। जैसे ये कंडीशन बनी तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ बहुत जल्दी मूव करेगा और वापस से यहाँ पर जंप करके डबल बॉन्ड बना लेता है, वापस से यहाँ पर जंप करके डबल बॉन्ड बना लेता है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये आ गया। क्या हुआ, H हटा, उसकी जगह NO2 बैठ गया। H किसकी फॉर्म में हटा, H+ की फॉर्म में हटा, और उसकी जगह कौन बैठ गया, NO2 पॉजिटिव बैठ गया। दैट्स इट, NO2 बन गया, नाइट्रोबेंजीन। ये कौन था, बेंजीन था। अब क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। किसके अटैक की वजह से बना, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की वजह से बना। डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और किसके अटैक की वजह से हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की वजह से हुआ है। तो इसलिए रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ या ना। मेरे ख्याल से इससे इजी नहीं होएगा। अब बेसिक चीज बताइए मैंने प्रॉपर, उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे मेरी बात, क्लियर है। बहुत सिंपल तरीके से बताया। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ, उसके बाद H+ रिमूव हुआ, जिससे नेगेटिव चार्ज आया वापस से कार्बन पे, जो वापस से डबल बॉन्ड की फॉर्म में क्रिएट हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव यार उल्टा करा दिया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज किया, -+ हुआ, वापस से उल्टा करा दिया। अब नेगेटिव चार्ज वापस से जंप करेगा यहाँ पर, तो वापस से डबल बॉन्ड क्रिएट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल क्रिएट होगा। दैट्स इट, खत्म बात। तो बेसिक सी रिएक्शन है, बेसिक सी रिएक्शन है, क्लियर है। तो H का हटा और NO2 की जगह आके बैठ गया, और
एक्चुअल में अटैक किसने किया, NO2 पॉजिटिव ने, जो कि कौन है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। दैट्स इट, खत्म बात। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ किसकी वजह से हुआ, एक इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हुआ, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट और, इस रिएक्शन में जो मैंने लिया है कौन, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, इस मिक्सचर को बोला जाता है बेटा क्या, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। हाँ या ना, क्या बोला जाता है, नाइट्राइटिंग मिक्सचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट्राइटिंग मिक्सचर बोला जाता है। बहुत सिंपल सा केस, क्या बोलते हैं, नाइट्राइटिंग मिक्सचर बोलता है। दैट्स इट, सिंपल केस, याद रखना आपको, बच्चों वाली चीज है। हाँ या ना, आना चाहिए। अब इसी तरीके से क्या सर केवल यही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल इसके अलावा भी होती है, मना नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, H हटाया NO2 बिठाया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। क्या, बेंजीन का हैलोजिनेशन कराएंगे। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ये Cl2 है, इस Cl2 को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, या ऊपर बना देता हूं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर है, तो देखिए जरा प्रोडक्ट निकल गया, कौन, HCl, ये क्लोरीन जुड़ जाएगा इस H की जगह, देख क्लोरोबेंजीन बन गया। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 और लाइट की प्रेजेंस में। इसको कहते हैं बेंजीन का हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एनहाइड्रस AlCl3। क्या है ये, हैलोजिनेशन है किसका, बेंजीन का। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे, देखें तो सबसे पहले दो ही स्टेप है यहाँ पर, पहला होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, फिर उसका अटैक देखते हैं। क्लियर है, तो बनाते हैं तो कौन काम करेगा, एनहाइड्रस AlCl3 किसके साथ रिएक्ट किया, Cl2 के साथ। एक Cl इसने ले लिया, एक Cl छोड़ दिया, अब Cl नेगेटिव खा जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव, और एक Cl रह जाएगा जिसको हम Cl पॉजिटिव की फॉर्म में दिखाएंगे। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। Cl पॉजिटिव किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, और यही Cl पॉजिटिव इस बेंजीन पर अटैक करेगा। तो वापस से देखो जरा, ये कौन है, Cl पॉजिटिव, क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक चेंज, डबल बॉन्ड कहां जम किया, यहाँ पर, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये Cl कहां अटैक कर जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अटैक कर जाएगा। जैसे यहाँ पे Cl अटैक किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रिमेनिंग, ऐसा कंपाउंड बन के आ जाएगा, इंटरमीडिएट। क्लियर है, स्टेबल होगा नहीं, बहुत जल्दी ये H+ रिमूव होगा, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन रिमूव होगा H+ की फॉर्म में। जैसे ही H+ की फॉर्म में गया, इस कार्बन पे कैसा चार्ज वापस से जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव बहुत देर तक ऐसे बैठे रह नहीं सकते, तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी जगह आते हैं और डबल बॉन्ड वापस से क्रिएट हो जाता है और क्लोरोबेंजीन बन जाता है। किससे, बेंजीन से। तो H का हटा और Cl उसकी जगह बैठ गया। क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, किसका, Cl का, एक्चुअल में Cl+ का हुआ, एक्चुअल में Cl+ का हुआ, जो कि कौन है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है। दैट्स इट, सिंपल सी बात। तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किसके अटैक की वजह से हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की वजह से हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट्स इट, खत्म बात। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात, हाँ या ना। चले आगे, एक और रिएक्शन देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, बहुत बेसिक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आनी चाहिए ये वाली। एग्जांपल्स करा रहा हूं, आने को अभी बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी, जो मेजर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो मैं करा दे रहा हूँ। आगे जैसे जैसे ऑर्गेनिक बढ़ेगी और रिएक्शंस मिलेंगी, जहां पर आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन वगैरह बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। अभी ऑर्गेनिक बहुत है आगे, क्लियर है ना। तो अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग मैकेनिज्म चलता है, आपको सारे कंसेप्ट सिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा। बेसिक एग्जांपल जो आपको बेस बना देंगे स्ट्रॉन्ग, वो बता दे रहा हूँ, जिससे आगे जब कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आएंगी तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। चलें एक और एग्जांपल देखें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब इसमें क्या है, बहुत सिंपल, बेंजीन है, मिथाइल क्लोराइड है, सनलाइट है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। क्या होगा, बहुत सिंपल केस आएगा, यहां से H और यहां से Cl, ये हट जाएगा, किसकी फॉर्म में, HCl की फॉर्म में, और ये CH3 इस H की जगह लेके टोलुइन बन जाएगा, कैसे, बेंजीन से। बेंजीन हटा, क्या बन गया, टोलुइन, क्या, टोलुइन। दैट्स इट, क्लियर है, सिंपल केस है। अब क्या, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे,
फिर उसका अटैक दिखाएंगे। देखो भाई इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन मेरे ख्याल से दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, देखिएगा कैसे जनरेट हुआ। बहुत सिंपल, AlCl3 है जो वो मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। AlCl3 क्या, इस क्लोरीन को ले लेगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में और इस CH3 को बना देगा CH3 पॉजिटिव, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल बन गया आपका। कौन बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, क्या बन गया, Cl नेगेटिव आया, AlCl3 के साथ जोड़ा, AlCl4 नेगेटिव बना और ये क्या बच गया, CH3 पॉजिटिव, जो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। क्लियर है, हाँ यार, मिथाइल कार्ब कैटायन है भाई, मिथाइल कार्ब कैटायन है, मिथाइल कार्ब कैटायन है। कौन है ये, इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। अटैक कराओ भाई, सिंपल केस, हाँ या ना, देखिएगा कौन, बेंजीन। बेंजीन के कौन अटैक किया, मिथाइल पॉजिटिव, आई मीन मिथाइल कार्ब कैटायन, इलेक्ट्रोफाइल है ये। कौन है भाई, इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हुआ, नेगेटिव बना यहाँ, पॉजिटिव बना यहाँ, तो नेगेटिव यहाँ बना इस जगह, पॉजिटिव यहाँ बना, तो जहां पर नेगेटिव बनेगा वहीं पे तो अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर कौन जुड़ गया, CH3। क्लियर है, स्टेबल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। कौन जाएगा, हाइड्रोजन गायब होगा, किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, तो H+ निकल के गया, यहाँ पर कौन चार्ज आ गया वापस से, नेगेटिव। प्लस माइनस ऐसे बैठ नहीं सकते, तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ जाएंगे, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, टोलुइन बन जाएगा, कैसे, बेंजीन से क्या कन्वर्ट हो गया, टोलुइन। एक्चुअल में मिथाइल अटैक नहीं किया, CH3 पॉजिटिव अटैक किया है, हाँ या ना, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो हाइड्रोजन हटके CH3 लगा है, हाँ या ना, एक्चुअल में CH3 पॉजिटिव लगा है उसकी जगह। क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना, और CH3 पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रोफाइल। हुआ क्या है, सब्स्टिट्यूशन, किसके अटैक की वजह से, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से। तो इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हुआ है, तो कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट्स इट। तो स्टेप वही है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, 2 स्टेप, पूरी रिएक्शन खत्म, बच्चों वाली है, कुछ नहीं करना आपको, दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगी मेरी बात। क्लियर है या नहीं, हाँ या ना। तो ये बात हुई पहली 2 टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कौन कौन सी, फ्री रेडिकल एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, ध्यान से सुनना इसे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझना भाई। अब इसमें क्या है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बस फर्क क्या था, फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल अटैक कर रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर है, तो वही लिखा है, इन दिस रिएक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक में वो ये था, H+ हटा रहा था ना, ये हटा रहा था मैं, H+ इज ऑल्सो वाज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल ना, तो वही है, यहाँ पर एक ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को हटा के उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह बिठा दिया जाता है, और न्यूक्लियोफाइल आपको पता ही है कौन है। क्लियर है, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं इथाइल क्लोराइड का, तो इसमें जो Cl है, Cl नेगेटिव, एक्चुअल में वो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इस Cl नेगेटिव को हटा के मैं इस KOH का OH बिठा दूंगा, तो Cl हटाया मैंने KCl की फॉर्म में, और इस Cl की जगह उठा के मैंने OH चिपका दिया, तो ये अल्कोहल बन गया, इथाइल अल्कोहल। तो ऑलरेडी प्रेजेंट वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया जाता है एक नए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की मदद से, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस इतना सिंपल सा केस है, दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली समझ आएगा, बहुत बेसिक सी कंसेप्ट है, ज्यादा हौच पौच मत करिएगा, सिंपल तरीके से बताना है। एक वीक न्यूक्लियोफाइल को, पुराने वाले को हटाना है, उसकी जगह एक नया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें आके बिठा देना। आपको बता चुका हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिसाइड करते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कौन वीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक बल्क, वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। क्लियर है, चले अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो बेटा सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी 2 टाइप की होती है, एक होती है SN1, एक होती है SN2। एक्चुअल में लिखते इस तरीके से नहीं है, इसे लिखा प्रॉपर तरीके से ऐसे जाता है SN1, ठीक है ना, N सफिक्स में होता है, तो SN1 एंड SN2 आप ऐसे रिप्रेजेंट करिएगा इसे, ठीक है ना, हाँ या ना। इस SN वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अब ये 1 और 2 का भी मतलब मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, अभी रुक जाओ, बट आप इसको प्रॉपर तरीके से डिनोट ऐसे करेंगे, SN1 एंड SN2, सही से लिख देता हूं मैं आपके लिए, ये हटा देना, इस तरीके से लिखना इन्हें, SN1 एंड SN2
2 इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। Sn का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब 1 और 2 का क्या मतलब है वो मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो SN1 का मतलब समझना, ध्यान से समझेंगे, वही उसी तरीके से लिखना है आपको यहाँ पर भी, Sn नीचे 1 ये रहा, Sn नीचे 2 ये रहा, क्लियर है, हाँ या ना। अब इनका नाम सुन लो पहले, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये भी Sn का मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर और 2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर। अब यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर क्या है, एक्चुअल में जब हम कोई रिएक्शन देखते हैं उसकी ऑर्डर निकाली जाती है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन वगैरह, ऑर्डर वगैरह बताएंगे आपको जाकर 12th क्लास में, आपको सिखाया जाता है। जनरली जो बच्चे रिपीटर्स हैं उन्हें पता होगा, क्लियर है। मॉलिक्यूलैरिटी जैसे रिएक्शन सुनी होगी, जैसे सपोज करो कोई रिएक्शन है A+B फॉर्म्स AB, क्लियर है। इस रिएक्शन की अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी देखेंगे तो वो कितनी है, 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। अगर कोई कंपाउंड है AB फॉर्म्स A+B, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी देखो तो वो कितनी है, 1, क्लियर है। तो ये होती है मॉलिक्यूलैरिटी, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं या क्या हो रहा है, दैट्स इट। तो SN1 में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बताऊंगा अभी क्या होती है, जिस रिएक्शन से उस रिएक्शन की रेट हम एक्सप्लेन करते हैं उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी आपको थोड़ा थोड़ा कम आ रहा होगा, बताऊंगा, ठीक है ना। जो रिपीटर्स है वो समझ रहे होंगे मेरी बात, क्या कह रहा हूं। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 की, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है, इसलिए उस रिएक्शन को हम SN1 कहते हैं। और जो इस SN2 का केस आता है तो इस रिएक्शन की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है, इसलिए इसे SN2 लिखा जाता है। तो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 और SN2 का मतलब होता है। SN का मतलब केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 और 2 उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट। और कुछ नहीं होता ये 1 और 2, बस इस 1 और 2 का इतना सा ही मतलब है, क्या कि वो 1 और 2 मॉलिक्यूलैरिटी को एक्सप्लेन कर रहा है उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बेटा वो स्टेप होती है जिससे उस पूरी रिएक्शन की हम रेट कैलकुलेट करते हैं कि कितनी रेट से चल रही है। मतलब जैसे हम लोग गाड़ी की स्पीड निकालते हैं ना, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उसी तरीके से रिएक्शंस की वेलोसिटी को हम रेट बोलते हैं। तो रिएक्शन कितने टाइम में कितना कंप्लीट हो गई, इसको कहते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। और कोई भी रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक्चुअल में अलग ही पता लग जाती है, उसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के हम बताते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी देखी गई तो वो 1 मिली, और इसके केस में वो हमें 2 मिली, तो उसकी बेसिस पे नाम दे दिया SN1 एंड SN2, क्लियर है, SN1 एंड SN2 ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। बस और कोई नहीं मतलब 1 और 2 का। इनको आप काट के मैं समझ गया, अगर आप लोग समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात होगी। SN1 एंड SN2 इस तरीके से लिखना है आपको, दैट्स इट। चले तो मैं शुरू कर रहा हूं, है दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब SN1 में क्या क्या दिखता है और SN2 में क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं बेटा SN1 रिएक्शन की, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ या ना, प्रॉपर तरीके से लिख लें SN1, ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब है क्या ये, तो सबसे पहली बात एक रिएक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल की तरह लेंगे, ठीक है ना। तो सुनना, सबसे पहली बात दिमाग में फिट कर लो, ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में नहीं होती, 2 स्टेप में होती है। ये रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप में होते, 2 टुकड़ों में होती है रिएक्शन, क्लियर है। अब वो 2 टुकड़े क्या होंगे वो देखेंगे एक एक करके हम लोग। तो ये ऐसी रिएक्शन है जो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो ये 1 और 2 से ना बच्चे कभी कभी गलत मतलब निकाल लेते हैं, ये स्टेप के बेसिस पे याद कर लेते हैं कि 1 में 2 होते हैं और 2 में 1 होता है, ऐसा मत करो याद। 1 और 2 एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उनकी केवल मॉलिक्यूलैरिटी को एक्सप्लेन करने वाली बात होती है। 1 और 2 का इन स्टेप से कोई मतलब नहीं होता, क्लियर है। तो सबसे पहली SN1 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये ऐसी रिएक्शन है जो कैसी है, 2 स्टेप रिएक्शन है। कैसी स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन। अब होता क्या है तो सुनना जरा, एक मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, कंपाउंड है, हाँ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसको मैंने एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराया। किसके साथ रिएक्ट कराया, एक्वस KOH। तो क्या ये Cl एक वीक न्यूक्लियोफाइल है और इस KOH का ये OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि OH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस देन Cl नेगेटिव,
क्लियर है? तो क्या होगा इस रिएक्शन में, ये Cl हटेगा, इसकी जगह OH आके बैठ जाएगा और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और KCl बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक वीक न्यूक्लियोफाइल हटा, उसकी जगह एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके बैठ गया। हाँ या ना? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिल्कुल है, बट ये एक स्टेप में नहीं होती, ये रिएक्शन 2 स्टेप में कैरी आउट कराई जाती है। अब वो 2 स्टेप कौन से हैं, इसकी मैकेनिज्म से समझेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि उन दोनों स्टेप में से कौन सी स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है और कौन सी नहीं है। चले देखिएगा, इस रिएक्शन की जब मैकेनिज्म देखी गई तो 2 स्टेप मैकेनिज्म देखी। तो पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है। तो स्टेप 1 जो है इस रिएक्शन का, वो है आयोनाइजेशन होना। किसका, इस सबस्ट्रेट का, जो एल्काइल हैलाइड लिया है ना हमने सबस्ट्रेट, उसका आयोनाइजेशन होता है। तो आयोनाइजेशन जब होता है तो एक स्लो स्टेप प्रोसेस होती है। क्या होती है, एक स्लो स्टेप प्रोसेस है। क्लियर है? हाँ या ना? तो आयोनाइजेशन कैसे होगा भाई, तो सिंपल केस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, बिल्कुल है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके चला जाएगा, किसकी फॉर्म में, Cl नेगेटिव की फॉर्म में। और जैसे ही क्लोरीन इस सबस्ट्रेट को छोड़ के जाएगा तो एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, जिस इंटरमीडिएट को हम कहेंगे कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट। आपको इंटरमीडिएट्स पढ़ाए थे मैंने, वहां पर आपको स्पेशली पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट की, वही कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनाइए, वही कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बना के दिया है आपको इस रिएक्शन ने। क्लियर है? तो क्या है, आयोनाइजेशन। तो कैसी क्लीवेज हुई, हेटेरोलिसिस वाली, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। एक एटम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया बॉन्ड के, एक एटम, 2 में से एक एटम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो एक नेगेटिव बन गया, दूसरा पॉजिटिव बन गया। आपको बताया हेटेरोलिसिस वाले केस में आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चे पार्टी, आयंस बनते हैं। तो एक कैटायन बना, एक एनायन बना, तो जो कैटायन बना उसी को कहते हैं हम कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट। क्लियर है? तो ये स्टेप कैसी है, स्लो है। इसी वजह से इसी स्टेप को हम मानते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या मानते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आई होगी समझ में? तो ऐसी स्टेप अगर मल्टीपल स्टेप में हो रही है रिएक्शन, तो उन मल्टीपल स्टेप में से हम ऐसे स्टेप को पकड़ते हैं जो सबसे स्लो होता है, और ऐसी स्लोएस्ट स्टेप को हम बोलते हैं क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? और ये कौन है, सबस्ट्रेट है। क्या है ये, सबस्ट्रेट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं SUBS। ठीक है? कौन है ये, सबस्ट्रेट है। क्लियर है? पहला काम हो गया। क्या बन गया आपके पास, एक कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बन गया आपके पास। क्लियर है? अब इस कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट पे अटैक कराया जाएगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। सेकंड स्टेप क्या, इस कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट पे अटैक कराया जाएगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का, जो स्ट्रॉन्ग है, जो कैसे मिला है हमें, KOH से मिला है। किससे मिला है, KOH से। तो सिंपल सी बात, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत जल्दी अटैक कर जाएगा। अटैक ही तो करना है, क्या करना है, सीधा बना बनाया हमारे पास कार्ब कैटायन है, पॉजिटिव सेंटर है, ये कैसा नेगेटिव सेंटर, कितने मिनट भी नहीं लगेंगे, बहुत इजीली इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, बहुत आराम से, बहुत जल्दी अटैक करेगा। तो ये स्टेप कैसी होती है, फास्ट स्टेप होती है। कैसी है, फास्ट। इसी वजह से ये रेट डिटरमाइनिंग नहीं है, केवल यही स्टेप रेट डिटरमाइन। और हाँ याद रखना, मल्टी स्टेप रिएक्शन में से केवल एक ही स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग मान के बताएंगे आपको। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप है जिसकी मदद से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? चले आगे। तो वही मैं बोल रहा हूं। तो दूसरा स्टेप जो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो एक फास्ट प्रोसेस है, इसीलिए से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं कंसीडर करते। क्लियर है? कुछ नहीं, OH आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, अल्कोहल बन जाएगा, दैट्स इट। तो SN1 रिएक्शन है, 2 स्टेप में कराई गई, आयोनाइजेशन एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब आपको पता लग गई कौन है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये गई। अब जरा इस स्टेप में देखो, मॉलिक्यूलैरिटी मेरे ख्याल से एक ही है, एक कंपाउंड है, टूटा 2 बना रहा है, मैं क्या करूं, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी देखो, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं इस रिएक्शन में, 1 हो रहा है। कितने हो रहे हैं, अब यहां पर 2 लगा दूं, उससे कोई मतलब नहीं है। एक टाइप का मतलब यहां पर कोई ऐसा नहीं है जो इसके साथ दूसरा रिएक्ट करके ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है, केवल अकेला है, उसी का आयोनाइजेशन हुआ है बस। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी देखोगे तो क्या है, सिंगल, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का, और कोई दूसरा इसके पास रिएजेंट वगैरह कुछ नहीं है जो इसके साथ रिएक्ट करके ऐसा कर रहा होगा। क्लियर है? तो इस स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल काम कर रहा है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, 1। इसी बेसिस पे नाम पड़ा था इस रिएक्शन का क्या, SN1, क्योंकि जो उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है, दैट्स इट। चले आगे। तो इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो इसी के हिसाब से लिखा जाता है।
क्लियर है, बहुत सिंपल, ठीक है ना। तो क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा, सिंपल सा इसका केस, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के हिसाब से डिपेंड कराएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, किसकी कंसंट्रेशन पे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। तो इसी को देखा देखी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा गया, तो क्या आया 1, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा 1। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये उसकी ऑर्डर आ गई, क्लियर है। तो ऑर्डर के बेसिस पे भी बोल सकते हो आप SN1 लिखा गया है, दैट्स इट, खत्म बात, क्लियर है। तो ये थी आपकी SN1 रिएक्शन। तो ध्यान से देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे तो मेरे ख्याल से इस रिएक्शन में बहुत बढ़िया चीज हो रही है, क्या, कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कार्ब कैटायन। अब कौन सा बनना है मैं प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। तो इस रिएक्शन में क्या, कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्ब कैटायन की, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि इसके हिसाब से बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा एंड में जाके, एक, हाँ या ना। तो बेसिक सी रिएक्शन है यार, कुछ नहीं, एक पुराना न्यूक्लियोफाइल हटाया, नया लगाया, कैसे हुआ, 2 स्टेप में हुआ, आयनाइजेशन एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट्स इट। इतनी सी बात थी SN1 में। हुआ है, बना रखा है बच्चों ने, बहुत टफ है, बहुत टफ है। अबे क्या टफ है, सिंपल केस है ना यार, एक न्यूक्लियोफाइल हटाया, नया बिठा दिया, कैसे, 2 स्टेप में होती है, एक ये रही स्टेप, दूसरी ये रही। पहले में हमने इंटरमीडिएट बना लिया कार्ब कैटायन आयनाइजेशन करा के, दूसरे में वो जो न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग वाला उसको अटैक करा दिया। रेट डिटरमाइनिंग ये होती है, ये कभी नहीं होती, क्योंकि ये स्लो है, ये फास्ट है, दैट्स इट। तो इसी SN1 की प्रॉपर्टीज में कुछ लिख रखे हैं, ध्यान से देखें। तो जब देखा गया इस रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन बनाया गया, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो ही है आयनाइजेशन वाली, और उसमें केवल सबस्ट्रेट आ रहा है, रिएजेंट नहीं आ रहा, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, दैट्स इट। तो इसी रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हुए ऑर्डर बनाया गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा गया, क्या हुआ, वो 1, क्योंकि इसकी जो इस साइड जो लिखते हैं ना, जिसकी भी कंसंट्रेशन है, उनकी जो पावर्स होती है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशंस मेंशन्ड है, उनकी जो पावर होती है, उन पावर के सम को कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ही पावर है, अगर कुछ लगाया नहीं तो मतलब 1 ही होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, 1, क्लियर है। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी बोला, रेट लॉ एक्सप्रेशन में खुद लिखा, केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, रिएजेंट पे नहीं डिपेंड कर रहा, और रिएजेंट कौन है, न्यूक्लियोफाइल, जो KOH है, हाँ या ना। तो SN1 की जो रेट है रिएक्शन की, वो केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल से उसे कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियोफाइल ज्यादा लो अमाउंट में चाहे कम लो, इसकी रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। चले आगे, एक और पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, इन दिस रिएक्शन कार्ब कैटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो रीअरेंजमेंट में अगर डेफिनेटली रीअरेंजमेंट की कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, अगर रिक्वायर्ड होगा तो, क्लियर है, हाँ या ना। तो इस कार्ब कैटायन के बनने की वजह से हम इन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी देख सकते हैं फॉर SN1 रिएक्शन। तो क्योंकि क्या इंटरमीडिएट बनना है इस रिएक्शन में, SN1 वाली में इंटरमीडिएट बनता है, तो इस वजह से हम सबस्ट्रेट अगर वेरी कराएंगे, बदलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया है, मैं इथाइल क्लोराइड लूं या मिथाइल क्लोराइड लूं या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लूं, तो अगर मैं एल्काइल हैलाइड बदलूंगा SN1 की रिएक्शन के लिए, उनकी रिएक्टिविटी बहुत आराम से चेक कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट। तो वही एक नोट बना दिया है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्योंकि वही सबस्ट्रेट है यहां पर, फॉर SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स इंटरमीडिएट। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ये एल्काइल हैलाइड बदलूं, जैसे मैंने यहां पर तो ये ले रखा है, अगर मैं इसकी जगह कोई और एल्काइल हैलाइड ले लूं, जैसे कि ये ले लूं मैं, या फिर इसकी जगह मैं ये एल्काइल हैलाइड ले लूं, तो अगर मैं सबस्ट्रेट चेंज करूंगा, तो क्या इन सबस्ट्रेट पर SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी सेम रहेगी? जिस रिएक्टिविटी से ये रिएक्ट करके SN1 सब्स्टिट्यूशन शो करता है, क्या उसी रिएक्टिविटी से ये भी एल्काइल हैलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए बहुत सिंपल फंडा है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक कर लो। क्या चेक कर लो? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। तो अगर मैं डिफरेंट सबस्ट्रेट लूंगा, तो डेफिनेटली उनकी रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन वेरी करेगी, क्योंकि वो डिपेंड करेगी अपने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो सिंपल सी बात, मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया ये, दूसरा मैंने लिया ये, तीसरा मैंने लिया ये, हाँ या ना, तीनों के लिए दिखा रहा हूं। तो 3 एल्काइल हैलाइड लिए मैंने डिफरेंट।
इसको भी एक्वस KOH के साथ इसको भी कराया, इसको भी कराया, तीनों से प्रोडक्ट बनाए, मैंने Cl हटा के OH लगाने की कोशिश की। अब मैंने आपसे पूछा इन तीनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी SN1 के लिए। तो आप सीधा सीधा फंडा बोलेंगे सर, जिस एल्काइल हैलाइड का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा, जिस एल्काइल हैलाइड का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो एल्काइल हैलाइड SN1 के लिए उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। सिंपल सा केस। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करेगा। तो वही लिखा है, रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स इंटरमीडिएट। बनाए, इसका इंटरमीडिएट बनाओ, इसको तोड़ो यहां से, इसको काटो यहां से, इसको काटो यहां से, इसका इंटरमीडिएट बनेगा ये, इसका बनेगा ये, इसका बनेगा ये। कौन है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। आई फैट के हिसाब से कहा गया है, प्लस आई इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें उससे कम है, इसमें सबसे कम है। तो प्लस आई सबसे ज्यादा इसमें है तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम, और प्लस आई इसमें सबसे कम है तो इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम। तो आपको बताया हुआ है मैंने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लगाना। तो सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट इसका बन रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सिंपल सी बात है यार, ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूटना चाहेगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल है। तो ये जितनी जल्दी टूटेगा उतना ज्यादा इंटरमीडिएट बनेगा, उतना जितना ज्यादा ये इंटरमीडिएट बनेगा उतना ज्यादा नया वाला न्यूक्लियोफाइल इस पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो अल्टीमेटली यही मोटिव निकलता है आंसर, क्या कि जो एल्काइल हैलाइड है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी फॉर SN1 बहुत इजीली निकाल सकते हैं। SN1 के लिए बात कर रहा हूं, 2 के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि SN1 में इंटरमीडिएट बनता है, SN2 में अभी देखेंगे बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर है? तो याद रखना। तो SN1 के लिए एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी हम उनके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से बहुत आसानी से समझा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था जब मैकेनिज्म बता रहा था अभी, क्या कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये एक्चुअल में रिएक्टिविटी डिसाइड करने में हेल्प करता है। किसकी? एल्काइल हैलाइड की। किस रिएक्शन के लिए? SN1 रिएक्शन के लिए। दैट्स इट। तो इन शॉर्ट सीधी सीधी भाषा में बोलूं मैं तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री से और 1 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन कैसा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम रिएक्टिविटी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की। तो कुछ नहीं है, आपको इंटरमीडिएट बनाना। आपको नहीं भी आ रहा ना समझ में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, आप इंटरमीडिएट बना लो, देख लेना किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, किसका कम है। तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्काइल हैलाइड, जिसका इंटरमीडिएट कम स्टेबल वो कम रिएक्टिव होगा एल्काइल हैलाइड। दैट्स इट। इतनी सी बात थी आपकी SN1 रिएक्शन की। कुछ नहीं किया रहा है यार, बच्चों वाली चीजें बताई आपको। हाँ या ना? कुछ कॉम्प्लिकेट किया? कुछ नहीं किया, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के दिया आपको। एक एल्काइल हैलाइड हटाया, दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल हटाया, दूसरा स्ट्रॉन्ग वाला उसकी जगह बिठा दिया, और क्या किया। SN2 में भी यही होता है, बट SN2 में थोड़ा सा फर्क है देखना, बल्कि सिंपल है और SN1 से ज्यादा। क्या होता है SN2 में? बहुत बेसिक सी कंडीशन होती है, देखिएगा ध्यान से। SN2 रिएक्शन, इसको हटाना, ऐसे लिखना SN2, ठीक है ना? क्या कहते हैं? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, पहली बात तो ये दिमाग में फिट कर लो। क्लियर है? घिसी पिटी एक ही रिएक्शन है, यही फॉलो होती है, इसके अलावा और कोई स्टेप नहीं होता, सिंगल स्टेप। ठीक है? एक ही स्टेप होता है इस पूरी रिएक्शन में और वो यही है। इसमें आपका सबस्ट्रेट भी आ रहा है, इसमें आपका रिएजेंट भी आ रहा है। क्लियर है? तो क्या होता है इसमें? आयोनाइजेशन बॉन्ड का और न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक साथ हो जाता है। मतलब एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा होगा, दूसरी तरफ से नया न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा होगा। तो जैसे इस रिएक्शन को देखो, ये कौन है? सबस्ट्रेट, ये कौन है? रिएजेंट। ये रिएजेंट अटैक भी कर रहा होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा होगा। मतलब नया रिएजेंट ऐड भी हो रहा होगा और पुराना रिएजेंट रिमूव भी हो रहा होगा। और जैसे ही ऐसी कंडीशन आती है तो वो बन जाता है ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स। जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ? एक तरफ से Cl का बॉन्ड टूट रहा है, दूसरी तरफ से ये OH नेगेटिव का बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ये Cl नेगेटिव निकलता जाएगा और ये OH नेगेटिव ऐड होता चला जाएगा और अल्टीमेटली ये ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में बन जाएगा और ये बन गया आपका प्रोडक्ट और Cl नेगेटिव रिमूव हो गया। तो ये एक ही सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही सिंगल स्टेप रिएक्शन है।
जैसे SN1 में मैंने अलग अलग बताया ना, आयोनाइजेशन पहले हो गया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा साथ ही साथ दूसरा वीक न्यूक्लियोफाइल रिमूव भी हो रहा होगा। दिमाग में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? तो इसी वजह से यहाँ पे कोई कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता, पर ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर चल रही होगी। ये कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक ही पर्टिकुलर टाइम पर चल रहा होगा, और जैसे ही होता है कंप्लीट, एक तरफ से पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल हट जाएगा और नया वाला स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है। तो एक बहुत प्राइमरी कंडीशन है, जिस साइड से ये पहले वाला न्यूक्लियोफाइल बैठा है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड से ही ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ये एक प्राइमरी कंडीशन है, ये एक प्राइमरी कंडीशन है यहाँ पर। क्या कि इस कंडीशन में जिस डायरेक्शन में ये पहले वाला न्यूक्लियोफाइल बैठा है उसके ऑपोजिट से ही ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बेटा यहाँ पर ये मैंने स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, एक्चुअल में ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। मैं बना देता हूं इसके लिए, कैसा होगा देखना जरा। मान लो ऐसा होगा ये स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेटली खाली होगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बना रहे थे, कोई भी 180 का नहीं बनाता। तो इस केस में जो दूसरा नया न्यूक्लियोफाइल है उसकी अटैक करने की डायरेक्शन हमेशा पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल के जस्ट ऑपोजिट होती है। कैसी होती है? जस्ट ऑपोजिट है। जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो जस्ट इसको देख के दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन से ही अटैक कर सकता है, क्योंकि यहां पर पहले से बैठा हुआ है एक न्यूक्लियोफाइल। उसको हटाओगे तभी तो नया आएगा, बट इस केस में हम हटाना और उस नए न्यूक्लियोफाइल को लगा रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर मजबूरी हो जाती है इस नए न्यूक्लियोफाइल की कि इसे पुराने न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट से अटैक करना पड़ता है, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिक सी पॉइंट्स लिख रखे हैं SN2 रिएक्शन के लिए। क्लियर है? क्या सबसे पहला, दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन अ सिंगल स्टेप, ये गया। दूसरा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, कब? ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स के टाइम पे। अगला, न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये रिएजेंट। ठीक है? अटैक ऑन कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल। मजबूरी है ना यार, एक साइड में पहले से ही बैठा हुआ है तो इस साइड से अटैक कर ही नहीं सकता, इसे डेफिनेटली इसके जस्ट ऑपोजिट साइड से देखना पड़ेगा, जिससे इस पर लगने वाला रिपल्शन मिनिमम हो और इजीली प्रोडक्ट बन जाए, इजीली प्रोडक्ट बन जाए। तो इस Cl, इस कार्बन पे अगर इस OH को अटैक करना है तो इस Cl के जस्ट ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। देख, ऑपोजिट साइड से Cl यहाँ पर है तो OH को मैंने इसके जस्ट ऑपोजिट साइड से अटैक करवाया है। अगला, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स। डेफिनेटली यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पे ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लियर है? एक और बात सुने, तो अब एक सिंगल स्टेप है तो इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन इसी स्टेप से देखा जाएगा। तो डेफिनेटली इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन में सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व होगा और रिएजेंट भी इन्वॉल्व होगा। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिखेंगे तो यहां पर लिख दूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है और रिएजेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? तो इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा वो ये बन के आएगा। क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखोगे तो इसकी पावर कितनी? 1, इसकी पावर कितनी? 1, 1 + 1, मेरे ख्याल से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। और मॉलिक्यूलैरिटी की बात करो तो 1 + 1 2 मॉलिक्यूलैरिटी। कभी भी ये मत कहना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द मॉलिक्यूलैरिटी, ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूलैरिटी अलग चीज है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग चीज है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर। ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन है ना, इनकी जो पावर है उनका सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्यूलैरिटी होती है कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स, कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए हैं वो। तो इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए हैं, एक तो ये OH और एक ये सबस्ट्रेट। देखो कितनी रिएक्टेंट है? 2 है ना, तो मॉलिक्यूलैरिटी 2। तो ये जो SN2 SN1 लिखा है ये मॉलिक्यूलैरिटी के हिसाब से लिखा है, ना कि ऑर्डर के हिसाब से, याद रखना। चलें, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन देखिएगा, क्या? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंड रिएजेंट की कंसंट्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या? इनकी पावर 1 और 1 ऐड करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगी 2। दैट्स इट, सिंपल केस है। हाँ या ना? तो बेसिक सी बात लगाई है मैंने, कुछ दिमाग एक्स्ट्रा मारा नहीं है, सिंपल कंडीशन केस। ठीक है? एक सिंगल स्टेप में होना, कोई झंझट ही नहीं है यहाँ पर कि स्लो स्टेप फास्ट स्टेप, एक ही स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग होगा, एक ही स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना। अब जैसे SN1 में मैंने आपसे पूछा एल्काइल हैलाइड कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 के लिए, तो आपने सीधा सीधा बोला इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के हिसाब से।
अब यहां पर कैसा लॉजिक लागू होगा? तो सिंपल सा लॉजिक है यार, हमें एक टाइम पर ब्रेक करना है और उसी टाइम पर हमें दूसरे नए न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है। तो जितना हल्का, जितना छोटा एल्काइल हैलाइड होगा उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा OH का अटैक कराना, क्योंकि इस कार्बन के चारों तरफ जितनी कम भीड़ होगी उतना ही ये OH इजीली अटैक कर पाएगा इस कार्बन पर ऑपोजिट डायरेक्शन से। अगर मैं यहाँ पे बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगा दूं तो जब ये OH अटैक कर रहा होगा ना इस Cl के हटने के साथ साथ, तो उसे डिफिकल्टी आएगी भारी अगर ग्रुप, जैसे यहाँ पे मैंने बेंजीन 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 जोड़ दिए तो ये OH इतना इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, या फिर मैंने CH3 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 जोड़ दिए तो ये OH बहुत इजीली इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट तो बनता नहीं है, उसी कंपाउंड में आपको OH को अटैक कराना है। तो सपोज करो जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है, ये दिमाग लगाना जरा ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये CH3, ये CH3 और ये Cl। तो जब मैं OH को यहाँ से अटैक करा रहा हूँ ना तो ये OH इन तीन बड़े भाइयों को देख के डर जाएगा भाई, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पर जो इस OH का अटैक हुआ इसमें तो बहुत आसानी से होगा क्योंकि बहुत हल्के हल्के हैं HH, पर यहाँ पर देख बल्कि ग्रुप बैठे हुए हैं भाई साहब, बॉडीगार्ड बैठा रखे हमने बड़े बड़े लंबे चौड़े से, यहाँ पर क्या 3 बच्चों को बिठा रखा है, तो OH बहुत आसानी से अटैक कर जाएगा। पर इस केस में OH बहुत इजीली अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि बल्कि ग्रुप बैठा रखे हैं। तो SN2 के लिए अगर हमें एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी देखनी होती है तो हम बल्क को इंपॉर्टेंस देते हैं, इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है क्योंकि इसलिए। तो वही लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ RX मतलब एल्काइल हैलाइड फॉर SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक बल्क। जितना हल्का होगा एल्काइल हैलाइड उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो SN2 रिएक्शन के लिए। तो जितना हल्का होगा एल्काइल हैलाइड उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एल्काइल हैलाइड उस SN2 रिएक्शन के लिए, उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एल्काइल हैलाइड उस SN2 रिएक्शन के लिए। तो सीधा सीधा फंडा है, अगर आप बनाएंगे इस केस को तो ध्यान से देखिएगा, क्या एक ये रहा एल्काइल हैलाइड, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, क्लियर है? ये मेरे ख्याल से सबसे हल्का है क्योंकि इसमें बस ये लग रहा है। इसमें देखो जरा, इस कार्बन के चारों तरफ ये बैठे हुए हैं, क्लियर है? इसको अगर आप गौर से देखेंगे यहीं पे तो अटैक करेगा यार। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक CH3 एक Cl बैठा है। इस कार्बन पे देखिए जरा 2 CH3 एक H, तो बढ़ गए ना बल्क। इस कार्बन पे देखिए जरा तीनों की तीनों CH3 बैठे हैं, तो इस Cl को हटा के OH अटैक कराऊंगा तो यहाँ पर बड़ी डिफिकल्टी से अटैक करेगा, यहाँ पर बहुत आसानी से। एक ही तो CH3 चलो एडजस्ट कर लेगा वो OH, पर यहाँ पर 2 और यहाँ पर तो 3 बैठे हैं भाई, तो OH डर के मारे यहाँ पर अटैक कर ही नहीं पाएगा। ऐसे याद कर लो आप, बल्क की वजह से जो दूसरा नया न्यूक्लियोफाइल है वो डर जाता है और इजीली अटैक नहीं कर पाता। करेगा, मना नहीं कर रहा हूं, पर इजीली नहीं करेगा। जितना इजीली यहाँ पर अटैक हो जाएगा उतना इजी अटैक यहाँ पर नहीं होगा। तो इन शॉर्ट ये वाला एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और ये वाला एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन के लिए कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो कम रिएक्टिव है तो ये कहेगा मैं काय के लिए दिमाग मारूं SN2 में, मैं तो SN1 शो करूंगा ना। तो जनरली जो टर्शरी वाले होते हैं एल्काइल हैलाइड वो SN1 शो करते हैं, और सेकेंडरी और प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी तो स्पेशली SN2 में ही जाते हैं। वो SN1 जैसी रिएक्शन शो करने की उम्मीद ही नहीं रखते हैं। वो कहते हैं भाई हम हल्के आदमी हैं, हमें क्या ही कर लोगे इंटरमीडिएट बना के, हम SN2 करेंगे, इन्हें जरूरत ही नहीं है इंटरमीडिएट बनाने की। ये बहुत जल्दी SN2 रिएक्शन शो कर देते हैं और वो बहुत जल्दी SN1 रिएक्शन शो कर देते हैं। दैट्स इट। इतनी सी बात समझने की थी, उम्मीद करूंगा समझ में आई होगी। SN1 और SN2, SN1 में इंटरमीडिएट बनता है, SN2 में नहीं बनता। क्लियर है या नहीं? तो SN1 में रिएक्टिविटी की बात करेंगे एल्काइल हैलाइड की तो वो इंटरमीडिएट पे डिपेंड करती है, और SN2 में हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो वो स्टेरिक बल्क पर डिपेंड करती है। ठीक है ना? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा क्लियर है। एक छोटा सा पॉइंट और सुनना, SN1 वाले केस में जब आपको मैंने बताया क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, एक बहुत स्पेशल केस है ये वाले रिएक्शन का, क्योंकि इस रिएक्शन में उसको समझने के लिए आपको वो कंडीशन समझनी पड़ेगी। मैंने बोला आपको SN1 में क्या इंटरमीडिएट बनना, चलो वहीं पे दिखा देता हूं आपको। SN1 वाले केस में देखना जरा, ये रहा क्या बन रहा है, ये इंटरमीडिएट बन रहा है। इस रिएक्शन के लिए गौर से देखना आप, ठीक है ना? ये इंटरमीडिएट कौन है? कार्ब कैटायन है। देखिएगा जरा ध्यान से, क्या है ये? कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन होने की वजह से ये कार्बन है sp2 जो कि हो गया प्लेनर। कैसा कार्बन हो गया? प्लेनर। तो मतलब ये मॉलिक्यूल, ये वाला कार्बन कैसा है? प्लेनर। तो ये एक प्लेनर कार्बन है। तो अब बात आती है इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल यहां पर इस केस में अटैक करता है तो इस न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शन होते हैं। इस न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये कार्बन या ये इंटरमीडिएट कैसा है? प्लेनर। तो कुछ ऐसा बना दूं मैं,
कुछ ऐसा बना दूं, मेरे ख्याल से प्लेनर यही होता है, सिखाया हुआ है मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में, अगर आपने लेक्चर सुने हैं तो ये होता है प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इस कंडीशन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो इस न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन है। क्या ये स्ट्रक्चर क्या प्लेन है, प्लेन पर चिपका हुआ है, तो इस कार्बन पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस तरफ से अटैक कर जाए या वो पीछे की तरफ से। तो मतलब प्लेनर होने की वजह से SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्लेन में अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि प्लेन में ये बल्कि ग्रुप बैठे हुए हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो अबव द प्लेन अटैक करता है या तो वो बिलो द प्लेन अटैक करता है। तो यहाँ पर चाहे अबव से करे चाहे बिलो से करे, प्रोडक्ट यही बनेगा, प्रोडक्ट यही बनेगा। क्लियर है, हाँ या ना? अब किस केस में चेंजेस आते हैं वो मैं समझाऊंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन याद रखेंगे। ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनता है और वो इंटरमीडिएट एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? इसलिए न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन है, अबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है और बिलो द। यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया जाता, उसे मजबूरी है उस पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल के ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो SN1 में दिया जाता है ये ऑप्शन। चलें देखें ध्यान से। तो ये रिएक्शन है, जरा गौर से देखिएगा, हाँ या ना? इस रिएक्शन में मैं बात कर रहा हूं, पहले SN1 की बात कर लूं फिर SN2 की बात करेंगे, ठीक है? कंपाउंड है मेरे पास, ये रहा, मेरे ख्याल से कायरल कंपाउंड है क्योंकि कार्बन ये रहा और ये कार्बन से ये चारों चीजें अलग जुड़ रही हैं, चारों चीजें अलग हैं, और मेरे ख्याल से डेफिनेटली कार्बन कायरल है, कंपाउंड भी कायरल होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। या तो ये डी फॉर्म हो सकती है या एल फॉर्म हो सकती है, ठीक है? तो अब मैं इसे SN1 रिएक्शन में भेज रहा हूं। किसमें भेज रहा हूं? SN1 रिएक्शन में। किसके साथ? वही एक्वस KOH लिया मैंने। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? इंटरमीडिएट बनेगा। इसका जब मैं इंटरमीडिएट बनाऊंगा तो मेरे ख्याल से कुछ ये बनेगा। इसका जब मैं इंटरमीडिएट बनाऊंगा तो मेरे ख्याल से कुछ ये बनेगा, जो कि कैसा होगा? प्लेनर होगा। कैसा होगा बेटा? प्लेनर इंटरमीडिएट। क्लियर है? तो जब प्लेनर इंटरमीडिएट बना है तो इस OH के पास यहां पर दो ऑप्शन होते हैं। कैसे ऑप्शन? OH के पास दो ऑप्शन, एक बार OH अबव द प्लेन भी अटैक करेगा और एक बार OH बिलो द प्लेन भी अटैक करेगा। तो इस केस में हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो ये मिलेगा, एक ये है प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट वही, नॉमेनक्लेचर करोगे सेम ही नाम आएगा, बट फर्क है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कंपाउंड लिया है ना वो कैसा लिया है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया है। क्वेश्चन आया हुआ है, उसने पूछा कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है मेरे पास ये, इसको मैं अगर SN1 रिएक्शन में भेजूंगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव। तो बच्चों को यहाँ पर मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बनता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनने की वजह से तो कैसा कंपाउंड हो गया? प्लेनर हो गया स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट। तो इस इंटरमीडिएट बनने की वजह से इस न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन है, 50% वो न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन अटैक करेगा और 50% वो न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बन के आता है। क्या बन के आता है? रेसिमिक मिक्सचर। ये कैसा है? या तो ये D होगा या L होगा। बट जब ऐसी कंडीशन बन के आ जाएगी न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन होंगे, 50% अबव द प्लेन, 50% बिलो द प्लेन, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन के आएंगे, एक आधे तो D होंगे आधे L होंगे। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा है, D या L, हम आंखों से देख के कभी भी नहीं बता सकते। अगर ये D है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये L है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो 50% D बनेगा और 50% L। कोई भी हो सकता है D या L इनमें से, मैं ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर सकता ना यार देख के स्ट्रक्चर। क्लियर है? इनमें से कोई भी D हो सकता है, कोई भी L हो सकता है, वो तो चेक करेंगे तब पता लगेगी। ऑप्टिकल है, वो लाइट पास करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट, तब पता लगेगी ना। बट ये गारंटी है दोनों बनेंगे, क्योंकि 50% OH अबव द प्लेन से अटैक करेगा और 50% बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। तो इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो 50% D होगा और 50% L होगा। तो डेफिनेटली क्या बन के आ गया? एक रेसिमिक मिक्सचर। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि जो प्रोडक्ट बनता है क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो उसके लिए हमें ये इंटरमीडिएट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसने साफ साफ बोला था कायरल कंपाउंड है, एल्काइल हैलाइड है, वो SN1 में गया है और पूछा गया कि प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि कायरल है, तो देखेंगे प्रोडक्ट तो हमेशा इनएक्टिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि SN1 में क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है जो कि प्लेनर होता है, और प्लेनर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन है, 50% वो अबव द प्लेन अटैक करता है, 50% बिलो द प्लेन, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन के आता है वो क्या बन के आता है? रेसिमिक मिक्सचर बन के आता है। दैट्स इट। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं 50% इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि अगर ये L फॉर्म होती, दिमाग लगाना, तो जो प्रोडक्ट बना है वो आधा L है आधा D है, तो मतलब इस पूरी L फॉर्म में से
आधी ही तो कन्वर्ट हुई है दूसरी फॉर्म में। अगर मैं मान ले रहा हूँ ये एल फॉर्म है, तो प्रोडक्ट में जब मैंने देखा तो आधा डी है आधा एल है, तो मैं ये मान सकता हूं कि इस कंपाउंड में जब रिएक्शन हुई तो आधे पार्ट का ही प्रोडक्ट चेंज हुआ ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब क्योंकि इसमें एल भी बनेगा और डी भी बनेगा, ये 50% ये भी 50%। क्लियर है, हाँ या ना? तो इसका मतलब इसको अगर मैं एल मान रहा हूं तो जरा गौर से देखो, प्रोडक्ट में एल भी है डी भी है, आधा का आधा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम आई ना एल, बट आधी बदल के डी हो गई। तो मेरे ख्याल से इन्वर्जन हुआ, पर वो कितना हुआ? 50% इन्वर्जन। कितना हुआ? 50% इन्वर्जन। तो इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, पूछा गया था इन्वर्जन हुआ कि नहीं, तो इसमें इन्वर्जन हुआ कितना? 50%, और 50% सेम टू सेम कॉपी हो गया, तो इसमें रिटेंशन भी हुआ और इन्वर्जन। 50% इन्वर्जन हुआ ये बोल सकते हैं आप, या 50% रिटेंशन हुआ ये भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। वैसे ये कंसेप्ट एल्काइल हैलाइड में जाके पूरा डिटेल में और डिस्कस करेंगे। क्लियर है, हाँ या ना? तो एक कायरल एल्काइल हैलाइड है, उसे अगर हम SN1 में बेचते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर बन के आता है और आता है। दैट्स इट। क्लियर है? अब बात आती है SN2 की। अगर SN2 में भेजे तब क्या होगा? तो SN2 में तो कोई झंझट ही नहीं, हमें पता है इसके ऑपोजिट ही अटैक करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जनरली इसको डायग्राम को हमने वेज और डैश लाइन से दिखाई हुई है, तो ये काय पे? वेज लाइन पे बैठा है एल्काइल हैलाइड, तो डेफिनेटली अगर OH अटैक करेगा इसके ऑपोजिट साइड से, मतलब ये वेज लाइन है ऊपर निकल रही होगी, तो OH जो है वो इसके जस्ट ऑपोजिट पीछे की तरफ से अटैक करेगा। तो डेफिनेटली इस केस में OH काय पे आएगा? डैश लाइन पे। अगर एल्काइल हैलाइड जो हैलोजन है वो अगर वेज लाइन पे बैठा हुआ है तो जो OH इसमें अटैक करेगा ना वो डेफिनेटली डैश लाइन पे आएगा। क्यों? क्योंकि आपको बता चुका हूं SN2 में इंटरमीडिएट बनता नहीं है, तो यहां पर इस न्यूक्लियोफाइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन अटैक करने का। इसके पास एक ही ऑप्शन है कि जहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है जो पहले वाला न्यूक्लियोफाइल उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये हैलोजन या ये न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन प्रेजेंट है, तो जो नया न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा तो वो बिलो द प्लेन ही करेगा, और अगर ये बिलो द प्लेन होता तो वो जो होता वो अबव द प्लेन अटैक करता। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, बिलो द अबव द प्लेन है हैलोजन या न्यूक्लियोफाइल, तो जो OH है वो बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो मतलब अगर हैलोजन वेज लाइन पे है तो यहाँ पर OH डैश लाइन पे होगा, और अगर ये डैश पे होता तो OH वेज पे आ जाता। वेज और डैश इजीली क्लासिफाई हो जाते हैं, इसीलिए बनाया है मैंने। क्लियर है? तो इन शॉर्ट ये ऑप्टिकली एक्टिव, मुझे नहीं पता ये डी है या एल है। अगर ये डी होगी तो ये एल बनेगा, और अगर ये एल होगी तो ये डी बनेगा। यहां पर पूरे का पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी रोटेट हो जाती है, तो यहां पर हमें मिलता है 100% इन्वर्जन, जिसको हम वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन दोनों पे बन के आया था, कायरल कंपाउंड था, ऑप्टिकली एक्टिव था, पूछा था SN1 में भेजूंगा तो क्या होगा, SN2 में भेजूंगा तो क्या होगा। SN2 में भेजूंगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑपोजिट हो जाएगी, इसकी अगर L है तो ये D हो जाएगा, और अगर ये D है तो वो L हो जाएगा। जिसको नाम पूछा था कौन सा इन्वर्जन कहते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन। ये 100% इन्वर्जन होता है, क्योंकि जो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है जस्ट उसकी ऑपोजिट इसकी प्रोडक्ट की बन जाती है। और SN1 वाले केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी ही खत्म हो जाती है, बिकॉज रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर बन के आता है। क्लियर है या नहीं? उम्मीद करूंगा आना चाहिए यार, बेसिक चीज समझाई है मैंने। तो ऊपर वाला केस मेन था समझने के लिए, क्योंकि उसमें पता नहीं लग पाता है कि ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ये 50% इन्वर्जन का आना इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का कारण होता है। दैट्स इट, खत्म। इतनी सी ही बातें थी आपकी SN1 और SN2 में। ठीक है ना? एक पॉइंट और सुनना, अभी उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस दिमाग में रखना उस वाले पॉइंट को, वो आगे जाके जैसे जैसे ऑर्गेनिक बढ़ेगी तब बताऊंगा। SN2 के केस में एक कॉम्प्लिकेशन और आता है। SN2 के साथ एक क्या दिक्कत होती है, थोड़े से एक सब्स्टिट्यूट या एक आप सेकेंडरी रिएक्शन मान सकते हो। जब हम SN2 रिएक्शन करा रहे होते हैं ना, तो कभी कभी कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जहां पर एलिमिनेशन हो जाता है प्रोडक्ट में। जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, वो एलिमिनेशन होके एल्कीन वाली कंडीशन बन जाती है। तो ये किस केसेस में होता है ये मैं आपको आगे जाके ऑर्गेनिक जैसे जैसे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ाऊंगा ना तभी बताऊंगा वहां पर कि किस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन होता है और किस कंडीशन में एलिमिनेशन आ जाता है। तो SN2 वाले केस में थोड़ा ही कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। हम सोच रहे होते हैं सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बनना था, बट हो जाता है वहां एलिमिनेशन।
अब ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, वो बात की बात है। इस कॉम्प्लिकेशन को बस दिमाग में रखना, आगे जाके इस टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे जो भी आगे के सेशंस बनेंगे जैसे जैसे। क्लियर है या नहीं? तो SN2 के केस में कॉम्प्लेक्सिटी और आती है। SN2 के साथ हमें कुछ अमाउंट में सेकेंडरी रिएक्शन के तौर पे एलिमिनेशन वाली रिएक्शन भी मिल जाती है। अब उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो वहीं पर डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा पूरा। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक वाली क्लियर होगी अबाउट SN1 एंड SN2। तो इसी के साथ आपकी पहले टाइप की रिएक्शन कंप्लीट होती है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीनों बता दी, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें डेफिनेटली समझ आई होगी। क्लियर है? तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्र बंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में नई रिएक्शन के साथ मिलता हूं, दैट इज एडिशन रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।